नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल मातृभूमि एलएस पर। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। चलिए दोस्तों, पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। दोस्तों, ब्लड को दो भागों में बांटा गया है। दोस्तों, ब्लड के दो भाग हैं। पहला है दोस्तों प्लाज्मा और दूसरा है रक्त कोशिकाएं। दोस्तों, ब्लड का जो प्लाज्मा वाला भाग होता है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा होता है, यानी 55%। और जो रक्त कोशिका वाला भाग होता है ये 45% होता है दोस्तों। अब ये दोस्तों प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा में 90% होता है पानी और अन्य पदार्थ होते हैं 10%। ठीक है दोस्तों। रक्त कोशिकाओं की बात करते हैं दोस्तों। रक्त कोशिकाओं को तीन भागों में बांटा गया है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। दोस्तों, ये तीन भागों में बांटा गया है और इनमें से ही आरबीसी सबसे ज़्यादा होती हैं, उससे कम होती हैं प्लेटलेट्स और उस सबसे कम होती हैं डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। दोस्तों, एक बात और बता दूं आपको, ये फाइब्रोनोजेन प्रोटीन होता है। ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। रक्त का थक्का जमाने में मदद कौन सा प्रोटीन करेगा दोस्तों? फाइब्रोनोजेन प्रोटीन। और देखते हैं ये क्या करता है। प्लाज्मा का काम होता है ताप नियंत्रण रखना और घाव भरने का काम ये करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ब्लड के बारे में हम जान लिया। अब पढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं अपन। अब ब्लड का जो कंसिस्टेंट होता है, देखिए दोस्तों, ये मान लिया पूरा ये ब्लड है। ये पूरा क्या है? ये ब्लड है। इसमें ये प्लाज्मा होता है, ये तरल पदार्थ होता है प्लाज्मा दोस्तों, यही सबसे ज़्यादा होता है ब्लड का। और ये आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका रेड ब्लड सेल होती हैं, ये रेड कलर से दिखाई दे रही होंगी दोस्तों आपको। इसमें फिर श्वेत रक्त कणिका होती हैं दोस्तों, ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रही होंगी। और ये होती हैं प्लेटलेट्स। इसमें चार चीज़ें होती हैं दोस्तों, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये आपका पूरा रक्त का चित्र है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं आरबीसी के बारे में जानते हैं दोस्तों। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। दोस्तों, रक्त में 90% होती हैं ये। रक्त में 90% तक हो सकती हैं दोस्तों ये। और इनका जीवन काल देखते हैं दोस्तों। इनका जीवन काल होता है 120 दिन तक दोस्तों। और इनका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? बोन मैरो में। बोन मैरो ये हड्डियों के अंदर एक खोखली ये जो शेप होता है उसको बोन मैरो बोलते हैं दोस्तों। और इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। यहीं पे इसका निर्माण होता है। और इसकी मृत्यु मृत्यु आरबीसी की कहाँ पर होती है? प्लिया में। ये किडनी मतलब ये अपने किडनी के पास में ही होती है प्लिया। तो ये स्प्लीन में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। और स्प्लीन को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका वर्क क्या है। इसका वर्क है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। यानी कि क्या करेगा? ऑक्सीजन को लेकर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम यही करता है आरबीसी। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण है दोस्तों, रक्त का रंग लाल होता है। अब देखते हैं दोस्तों, आरबीसी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से दोस्तों? पहला रोग एनीमिया। एनीमिया इसको अरक्तता बोलते हैं, यानी इसको ही अपन बोलते हैं खून की कमी। यानी ये एनीमिया जब रोग होता है तो इसमें आरबीसी की कमी हो जाती है दोस्तों, तो इसको ही अपन खून की कमी बोलते हैं। दूसरा होता है पीलिया। पीलिया देखा होगा, पीला पीला शरीर पड़ जाता है, इसमें भी आरबीसी की कमियाँ हो जाती हैं दोस्तों। तो ये इससे आरबीसी कमी से होने वाले रोग हैं दोस्तों। अब हमने आरबीसी के बारे में देख लिया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं दोस्तों। बात करते हैं डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर व्हाइट ब्लड सेल। दोस्तों, सबसे कम होती हैं रक्त में, ये ही सबसे कम होती है रक्त में। और इनका लाइफ यानी जीवन काल होता है 3 से 4 दिन तक ही इनका जीवन काल होता है दोस्तों। आरबीसी का 120 दिन तक होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का 3 से 4 दिन तक ही ये जीवित रह सकती हैं। बात करते हैं आकार में सबसे बड़ी होती हैं दोस्तों। आकार में ये सबसे ही बड़ी होती हैं दोस्तों। और बात करते हैं निर्माण की, इनका निर्माण भी बोन मैरो में ही होता है। और मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, ब्लड में ही, यानी इसकी मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं दोस्तों वर्क क्या है इसका। तो वर्क इसका दोस्तों है इम्यूनिटी सिस्टम, यानी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती हैं ये।
और रोगाणुओं से रक्षा करना, घाव भरने का काम इन्हीं का ही है। रोगाणुओं से रक्षा करना, हमको बीमार होने से बचाने का काम कौन करती हैं दोस्तों? यही WBC ही करती हैं। यदि हमारी WBC हमारे शरीर में ज़्यादा है और मजबूत है तो दोस्तों हमको बीमार होने की संभावना बहुत कम या ना के बराबर होती है दोस्तों। तो यही इनका ही काम होता है, हमें प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाएंगी, हमको बीमार होने से बचाती हैं दोस्तों। अब टाइप की बात करते हैं दोस्तों। इसके टाइप है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या होती है? ये लार्जेस्ट सेल होती हैं, बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल मोनोसाइट ही होती हैं दोस्तों। अब देखते हैं बोधशक्त रक्त कणिकाएं जो बीमारियों से होने से बचाती हैं, यही होती हैं लिम्फोसाइट। हमको ये लिम्फोसाइट ही होती हैं। और मोनोसाइट क्या होती हैं? घाव भरने का काम करती हैं मोनोसाइट, ये दोस्तों ये करती हैं। अब WBC की कमी से होने वाले रोग देखते हैं दोस्तों। WBC की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों? पहला होता है एड्स, यानी HIV वायरस के कारण ये होता है, एड्स होता है दोस्तों। ये वायरस की वजह से ही होता है। और इसमें क्या होती है, हमारी WBC जो सेल होते हैं, ये WBC धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कमज़ोर रहने लगते हैं, घटने लगते हैं। तो इसके कारण ये होता है, इससे एड्स रोग हो जाता है। दूसरा ब्लड कैंसर, इसी की कमी से होता है। अगर WBC की कमी हो जाएगी तो ब्लड का कैंसर हो जाएगा अपन को दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, एक नोट है दोस्तों, विटामिन ए रक्त में WBC को बढ़ाता है दोस्तों। विटामिन ए का अपन सेवन करते हैं। विटामिन ए किस किस में पाया जाता है? गाजर है, पपीता है, इसमें विटामिन ए मिलता है दोस्तों। इसकी कमी से रेटिनॉल होता है। तो दोस्तों विटामिन ए तो रक्त में WBC को बढ़ाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पढ़ लिया अपन ने WBC के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों, आगे पढ़ते हैं अपन प्लेटलेट्स के बारे में, यानी रक्त बिंबाणु के बारे में देखते हैं दोस्तों। अब ये क्या है? रक्त में इसकी संख्या 4.5 लाख से 6 लाख पर लीटर के समथिंग होती है। मतलब 1 लीटर में 4.5 लाख से 6 लाख लीटर तक इसकी संख्या मिलती है दोस्तों। आगे देखते हैं इसका कार्य क्या है दोस्तों। शरीर में कट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकना है। जब शरीर में अपन कट लग जाते हैं या कट जाते हैं अपन किसी से, या चोट लग जाती है, जब रक्त निकलता है, तो दोस्तों इसके बहाव को ही कौन रोकता है? प्लेटलेट्स, यानी रक्त बिंबाणु ही इसके बहाव को रोकती हैं दोस्तों। देखते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों, चिकनगुनिया नामक एक बीमारी। चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की, ये चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारी में प्लेटलेट्स की मात्रा में एकदम से कमी आ जाती है। जब हमको ये बीमारी, चिकनगुनिया बीमारी या फिर डेंगू जैसी बीमारी होती है, तो इसमें क्या होती है, हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं डेंगू। एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से ये डेंगू रोग होता है। डेंगू रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है दोस्तों? एडिस एजिप्टी मच्छर काटने से होता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। लेकिन डेंगू कौन सा होता है? एडिस मच्छर के काटने से होता है दोस्तों। नोट की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसका एक नोट है, मानव शरीर में खून हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता दोस्तों। वहाँ पे जमता किसकी वजह से? तो पढ़ा था, इससे पहले पढ़ा था दोस्तों अपन ने, किसकी वजह से जमता था, और यहाँ पे किसकी वजह से नहीं जमता शरीर, यानी हेपेरिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है जिसके वजह से हमारा खून नहीं जमता है। और फाइब्रोजीन नामक वो प्रोटीन था पहले, जिसकी वजह से ये वो प्रोटीन को, मतलब ये खून को जमाता था और ये खून को नहीं जमाता है। तो इस वजह से दोस्तों ब्लड बैलेंस में रहता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे रक्त परिसंचरण में, रक्त परिसंचरण तंत्र में ये कैसे तंत्र में, मतलब किस तरीके से खून आता जाता है, खून ले जाने का काम कौन करती है ब्लड को, और ब्लड को लाने का काम कौन करती है दोस्तों। अब इसमें एक नलियाँ होती हैं। पहली नली को बोलते हैं धमनी, यानी आर्टरी दोस्तों, और दूसरी को बोलते हैं स्राय, यानी वेन दोस्तों। अब धमनी क्या होती है, धमनी का काम क्या होता है? धमनी का काम देखते हैं दोस्तों। धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून ले जाती हैं। शुद्ध खून का मतलब ये दोस्तों, ये मतलब नहीं है कि इम्प्योरिटी हो उसमें, अशुद्धियाँ हो। शुद्ध खून का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन का मिला होना। ऑक्सीजन मिली है तो शुद्ध खून कहलाएगा, और ऑक्सीजन और यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिली है तो वह अशुद्ध खून कहलाएगा। तो धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून ले जाती हैं। और ये कहाँ से क्या ले जाती हैं? ये लंग्स से हार्ट की ओर ले जाती हैं, मतलब फेफड़ों से हृदय की ओर। धमनियों का काम क्या होता है? ये शुद्ध खून को ले जाना धमनियों का काम होता है। अब इसका बात क्या है दोस्तों, पल्मोनरी जो धमनी होती है ये अशुद्ध रक्त को ले जाती है। ये इसका एक्सेप्शन है, अकेला क्या है कि जो पल्मोनरी धमनी होती है ये अशुद्ध रक्त ले जाती है। और ये कहाँ से लेके आती है? ऑर्गन से लंग्स की ओर, यानी फेफड़ों की ओर, अंगों से फेफड़ों की ओर ये अशुद्ध रक्त को लेके जाती है।
ये धमनी का काम होगा दोस्तों। अब सिराओं की बात करते हैं। सिराएं दोस्तों क्या करती हैं, सिराएं अशुद्ध खून ले जाती हैं। अशुद्ध खून यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। अशुद्ध खून का मतलब है यानी दोस्तों उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। सिराएं क्या करेंगी, अशुद्ध खून को लेके आएंगी। और कहाँ से लेके आएंगी, ऑर्गन से लेके लंग्स या फिर ऑर्गन से हार्ट की ओर लेके आएंगी। मतलब अंगों से लेकर फेफड़ों तक जो सिराएं होती हैं दोस्तों, ये रक्त को लेकर आती हैं और धमनी रक्त को लेकर जाती हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त को। और इसका अपवाद है दोस्तों, पल्मोनरी सिराएं शुद्ध रक्त ले जाती हैं ये लंग्स से हार्ट की ओर ले जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और शेयर करना दोस्तों ना भूलें। धन्यवाद।